नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके साथ जिंदल आईवीएफ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेके आया है। मैं बड़े गर्व के साथ ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिंदल आईवीएफ के आज 33 साल पूरे हो गए हैं और इन 33 सालों में जिंदल आईवीएफ डॉक्टर उमेश जिंदल जो मेरे साथ बैठे हैं, जो इस सेंटर के कर्ता धर्ता हैं, उनकी छत्र छाया में जिंदल आईवीएफ ने हज़ारों लाखों लोगों को के लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ जिंदल आईवीएफ लेके आया है। हम बांझपन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लोग हमेशा जूझते हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है। और हम जिंदल आईवीएफ लोगों की ज़िंदगी में 33 साल से खुशियाँ लेके आता रहा है और लेके आता रहेगा। ये आईवीएफ की जर्नी आज हम डॉक्टर उमेश जिंदल, जो जिंदल आईवीएफ के डायरेक्टर हैं, उनके ज़ुबान से सुनेंगे। डॉक्टर साहब ने एमडी पीजीआई से करी थी और 1989 में ये प्रैक्टिस में आए थे और आज उनकी ज़ुबान से सुनेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी इस आईवीएफ की जर्नी को तय किया है। और ये एक बहुत सारे लोगों के लिए डॉक्टर उमेश जिंदल एक स्टॉलवर्ट हैं, एक मोटिवेशन हैं। और आज हम उनसे सुनते हैं कि उनकी आईवीएफ की जर्नी कैसे रही। तो मैं डॉक्टर उमेश जिंदल का यहाँ पे वेलकम करती हूँ और उनसे आइए सुनते हैं उनसे। So 33 years of Jindal IVF, past, present and future. I welcome you, Dr. Umesh. Thank you. And तो मेरा आपसे पहला सवाल जो है ये है कि आप इस आईवीएफ की फील्ड में इंस्पायर कैसे हुए? आपको क्या लगा कि आपने पीजीआई से एमडी करी, उसके बाद आपको कैसे लगा कि ये आईवीएफ, कि आपको इनफर्टिलिटी आईवीएफ की जर्नी में जाना चाहिए? इतने उस समय में जब आईवीएफ के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता था, इसको टैबू माना जाता था और लोग कहते थे आईवीएफ तो सिर्फ वेस्टर्न इंडिया, मतलब वेस्ट में बड़े बड़े देशों में ही होती है, इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत रेलेवेंट है और एक्चुअली मेरे साथ ये सच में ऐसे ही हुआ था। मैं पीजीआई में मैंने 1980 में एमडी की थी। जो दुनिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था वो 78 में पैदा हुआ था और 79 में एक हमारे पीजीआई के सेशंस में जर्नल क्लब होता है जिसमें मैंने ये सारी केस हिस्ट्री फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रेजेंट की थी। और मैंने अपने कमेंट्स में कहा था एज ए यंगस्टर आई गॉट इंस्पायर्ड दैट टाइम कि हाँ अगर बाहर हो सकता तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। एंड आई सेड कि हाँ एक दिन हम भी यहाँ पे करेंगे। तो मेरे प्रोफेसर जो थे वो एकदम जो आपने बात कही वही बोला उन्होंने कि अरे तो बच्चे हो, इतनी एकदम नई नई चीज़ें सुन के उधर लग जाते हो, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और आई डोंट सी कि नेक्स्ट 20 साल में भी 25 साल में भी आईवीएफ इंडिया में आएगा। तो एनीवे आई केप्ट क्वाइट, पर एज द लक वुड हैव इट मैं अपनी सीनियर रेजिडेंसी के बाद मुझे WHO पीजीआई के WHO रिसर्च विंग था, वहाँ पे मुझे जॉब मिली और 4 साल मैंने वो जॉब करी एंड दैट वाज अ स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेंटर फॉर इनफर्टिलिटी। सो 4 साल मैंने WHO के रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे जो हम उस पर काम करते थे। एंड वो टाइम था जब मुझे इनफर्टिलिटी में इंटरेस्ट पैदा हुआ। हम पेशेंट्स देखते थे उनकी, और उस टाइम पे एक्चुअली हम बहुत बेसिक इनफर्टिलिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और कुछ मेडिसिन तक लिमिटेड थी वो कर पाते थे। तो मेरी पेपर्स भी हैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टाइल कपल्स इन इंडिया। उस टाइम पे काफ़ी मैं इमोशनल हो जाती थी उनकी प्रॉब्लम सुन के, वो भी लिखे हैं। और तो धीरे धीरे एंड अगेन शायद भगवान मुझसे ये आईवीएफ करवाना ही चाहता था तो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए समहाउ पीजीआई में नहीं मैं जॉब ले पाई और
प्राइवेट में आना पड़ा, और प्राइवेट में आके मेरे लिए रास्ता पूरा खुला था। मुझे एक आज़ादी थी कि मैं जो चाहूँ कर सकूँ, पर बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी। ये भी नहीं कह सकती कि सबसे बड़ी लिमिटेशन तो मनी की होती है। अब हम तो एक एवरेज फैमिली से थे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत सारा मनी था जो इन्वेस्ट कर लेते। सिमिलरली ट्रेनिंग्स भी नहीं थी, क्योंकि आईवीएफ ही कुछ कंट्रीज़ में, दुनिया के कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल था। इंडिया में आई थिंक फर्स्ट जो रिकॉग्नाइज्ड आईवीएफ बेबी है वो 84 में हुआ था। हालांकि लुई जो ब्राउन के बाद कोलकाता से एक डॉक्टर सुभाष मुखर्जी का एक बेबी हुआ था जो उन्होंने कहा था, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया में उन्होंने तो टैबू था। हाँ साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, और जो कपल था वो भी रिफ्यूज कर गए कि हम नहीं बताना चाहते। तो इस चक्कर में उनको सुसाइड करने पड़े, यहाँ तक हुआ। बट दैट वाज क्वाइट बैड। बट स्टिल एक बार जब मैं 89 में पीजी से बाहर निकली तो यही सपना लेके निकली थी कि मैं आईवीएफ सेटअप करना है चंडीगढ़ में और उस लेवल तक लाना है। बाय दैट टाइम इंडिया में आई थिंक 20-25 सेंटर थे जो आईवीएफ कर रहे थे। तो धीरे धीरे आई वर्क टुवर्ड्स आईवीएफ। पहले आईयूआई शुरू किया, फिर आईवीएफ शुरू किया। प्रॉब्लम्स तो बहुत थी। तो आपका पहला आईवीएफ बेबी किस सन में हुआ? हाँ, आईवीएफ बेबी मेरा पहला आईयूआई हमने 92 में शुरू कर लिया था। और उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी वो डिफरेंट ही थी। आजकल के बच्चे तो उसको सोच भी नहीं सकते। जैसे ना हमें इक्विपमेंट मिलता था, ना मीडियम मिलता था, ना प्योर वाटर मिलता था जो आईवीएफ के कल्चर मीडियम बनाने के लिए है। तो एक चीज़ के लिए प्रैक्टिकली हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैं डायरेक्ट मीडियम मंगवाती थी, इंपोर्ट करती थी। मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना पड़ा इस चीज़ के लिए। इक्विपमेंट मैंने मंगवाया डायरेक्ट। लोन्स की बहुत दिक्कत थी। अभी तो बहुत फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हो गया है, उस जमाने में तो लोन्स बड़ी मुश्किल से मिलते थे बैंक के। तो हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी। मैं समझ सकती हूँ आपको कितना परेशानी रही होगी। बिना मीडिया के तो आप आईवीएफ सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं, क्योंकि और आपने मीडिया भी खुद बनाया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको तो फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो मेरे लिए लैंडमार्क था वो 96 में 8 अक्टूबर 96 में बेबी पैदा हुआ था हमारा पहला। इट वाज ए फीमेल चाइल्ड, और सब उस ठीक ठाक है। जो मुझे अभी तक याद है वो एक दिन है मेरी ज़िंदगी का जो मैं शायद कभी नहीं भूल सकती। पेशेंट की इच्छा थी कि किसी को ना बताया जाए, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि हमारा पहला आईवीएफ बेबी हो रहा है। बट पता नहीं कैसे अखबार वालों को खबर हो गई, मुझे नहीं मालूम। किसी ने हॉस्पिटल में से किसी ने बता दिया होगा, या वो लोग ट्रैक रख रहे थे, नहीं आइडिया। बट वो उस दिन अखबार में हेडलाइंस थी, पूरी हेडलाइंस थी। सारे अखबारों में, चंडीगढ़ के अखबारों में हेडलाइंस थी विद फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट कि चंडीगढ़ नाउ इज एन आईवीएफ सिटी। एंड और उस दिन मेरा फ़ोन, मुझे नहीं लगता कि सुबह से लेकर रात तक बंद हुआ होगा, इतनी कॉल्स आई। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उस साल में जो ट्रिब्यून के 31 दिसंबर को जो रिकैप आता है पूरे साल के इवेंट्स का, उसमें एक इवेंट था माधुरी दीक्षित की विजिट चंडीगढ़ में, और एक इवेंट मेरा था जो कि साथ साथ उसमें पिक्चर आई थी। तो वो भी मुझे बहुत याद रहता है। चंडीगढ़ के लिए गर्व की बात थी उस समय कि चंडीगढ़ में भी आईवीएफ होने लगा। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपने एरिया के लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ। पूरे पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से पेशेंट्स हमारे पास आते थे, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो मैं उसके बाद अमेरिका भी गई ट्रेनिंग के लिए। जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की टेक्निक है वो मैं कैंसर सिटी यूएसए में गई थी, वहाँ पे ट्रेनिंग ली। फिर आके मैंने अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को सिखाया, बहुत हमने मेहनत करी और फिर इसको इस्टेब्लिश किया। तो 2001 में हमारे फर्स्ट ICSI बेबी पैदा हुआ था 2001 में। हाँ, उसके बाद फ्रीजिंग टेक्निक्स और विट्रिफिकेशन, असिस्टेड हैचिंग, और मतलब मुझे आई थिंक मेरा पैशन था कि लेटेस्ट जो भी इस फील्ड में है वो मैं लेके आऊँ उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर। और मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाती रहती थी, इंटरनेशनल में भी जाती थी, नेशनल में भी जाती थी, और कुछ जो भी मुझे कहीं पे
नया दिखता नया था उसको, दिखता था। हाँ, जो फिजिबल था हमारे यहाँ उसको अप्लाई करने की कोशिश करते थे। और आज भी जिंदल आईवीएफ हर लेटेस्ट टेक्निक जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है उसको हमेशा से लेके आता रहा है। और मैंने सुना है कि जिंदल आईवीएफ के आज भी कई नंबर वन्स हैं। क्या हाँ, प्रैक्टिकली ऑल द जो इस एरिया में जितने भी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं हमने सबसे पहले किया है, उनमें लेटेस्ट जो है वो है पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें हम एम्ब्रियो बायोप्सी करके उसको एम्ब्रियो को टेस्ट कर सकते हैं कि वो एम्ब्रियो नॉर्मल है कि नहीं है, या उसमें कोई अनुवांशिक बीमारी जेनेटिक डिजीज तो नहीं है अगर पेरेंट्स में हो। तो ये एक काफ़ी एलैबोरेट काइंड ऑफ सेटअप है जिसमें हमारे को जेनेटिसिस्ट की ज़रूरत होती है और एक लेबॉर्ट्री में बायोप्सी करने की ज़रूरत होती है। और इस चीज़ के लिए फिर मैंने अमेरिका से स्पेशलिस्ट बुलाए ताकि मैं अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ट्रेन कर सकूं बायोप्सी टेक्निक में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम क्वालिटी में कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। देन दूसरी चीज़ जो लेटेस्ट हमने शुरू की थी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है। डॉक्टर साहब, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन आईवीएफ में क्या है? ये बेसिकली जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स, आजकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है और यंग लोगों में होते हैं, बट एट द इंसिडेंस तो बढ़ा है पर एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट भी बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। तो यंग लोगों में जब कैंसर होता है तो एक बार तो ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर नहीं, क्योंकि वो सक्सेस रेट्स अभी 90% 80% ऐसे अच्छे सक्सेस रेट्स हैं। तो एक बार जब उनका कैंसर ठीक हो जाता है तो ये जो एडल्ट्स हैं दे लुक टुवर्ड्स मेकिंग अ फैमिली, देन लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो उस टाइम पे कई बार जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, जो रेडियोथेरेपी है, उसका असर हो जाता है उनके शुक्राणु पे या उनके एग्स पे। हाँ, तो उस केस में हम उनके एग्स या शुक्राणु पहले ही सेव करके रख लेते हैं अपने बैंक में, और उनको फिर जब भी ज़रूरत होती है बाद में, जब भी वो प्लान करना चाहें 2-4 साल 5 साल कैंसर के ट्रीटमेंट के ठीक होने के बाद, तो हम उसके लिए प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आधुनिक है डॉक्टर साहब कि आज कैंसर के पेशेंट्स भी, हम पहले तो ये होता था कि कैंसर के पेशेंट्स की 5 साल बाद ज़िंदगी भी है या नहीं है वो नहीं पता चलता था, पर अब वो अपने, अगर बहुत से कैंसर्स का क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छा है तो वो बच्चे, वो फैमिली भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आईवीएफ जैसी टेक्निक जो सिर्फ बांझपन का इलाज करती थी, वो अब जिनको आगे कैंसर पेशेंट्स को भी आईवीएफ बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप ये सब करते हैं अपने यहाँ पर? हाँ, हमारे सब करते हैं और इन हाउस हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट, बहुत अच्छे हैं ट्रेंड। मेरे साथ एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं ऑलमोस्ट 15-16 साल से हैं, उनको मैं पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाती हूँ, उनको कॉन्फ्रेंस वगैरह में पार्टिसिपेट करवाती हूँ, उनको सारे अपडेट रखते हैं हम। हमारा अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है अंदर हॉस्पिटल के अंदर, जो सारे डॉक्टर्स हैं उनको दे आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट जनरल क्लब्स, सेमिनार्स, और सब अपडेटेड रहते हैं लेटेस्ट टेक्निक से। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ और वो ये है कि आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल आईवीएफ करने के लिए, आपको इतना ज़्यादा अनुभव है आईवीएफ का, एक अच्छा सक्सेसफुल आईवीएफ करने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? ये मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टरों को, पेशेंट्स को और पूरी सोसाइटी को ये बताएं कि आईवीएफ बहुत जगह होता है आजकल। तो आपका मैसेज क्या है सब लोगों के लिए? आप क्या बताना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल आईवीएफ के लिए क्या क्या चाहिए है? देखिए, सक्सेसफुल आईवीएफ के लिए आई मीन से एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ प्रोसीजर, इट्स नॉट सिंपल। सबसे पहली चीज़ जो चाहिए कि आपको एक टीम चाहिए, जो क्लिनिशियंस की, डॉक्टर्स की, जो कि प्रॉपरली ट्रेंड हो आईवीएफ की टेक्निक में, जिसका क्या मतलब है कि अभी जो आईवीएफ के लिए लॉ आया है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021, उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन है एमडी के बाद, एमडी गायनी के बाद 3 साल का आईवीएफ के फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। तो मिनिमम एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली क्वालिफाइड है कि नहीं है। ठीक है, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स के लिए, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स। ठीक है जी।
दूसरी, आपको एक स्टेट ऑफ आर्ट आईवीएफ लेबोरेटरी चाहिए जो कि फुली इक्विप्ड हो। आजकल इक्विपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, क्वालिटी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, परंतु आपको ऐसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए जो उस इक्विपमेंट को ठीक तरह से यूज़ कर सकें, उसको संभाल सकें। इट्स अ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट, और उसकी मेंटेनेंस, उनका क्वालिटी कंट्रोल, उसकी यूज़, वो अगेन यू नीड हाईली क्वालिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट फॉर दैट। बिसाइड्स दैट, जो क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो अपने शुरू के लाइफ बिगिंस इन लैब हियर इन दिस केस, वो कुछ दिन आईवीएफ लेबोरेटरी में निकालता है, तो उसकी जो हवा है, उसकी जो एयर क्वालिटी है, दैट हैज़ टू बी ऑफ द प्योरेस्ट काइंड। बहुत प्योर हवा चाहिए, और वो हवा के लिए एक सिस्टम लगाना पड़ता है जिसको हम HVAC सिस्टम कहते हैं, और उसमें पार्टिकल काउंट नियरली ज़ीरो होता है। सारे जो केमिकल्स वगैरह हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सब बहुत लो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके नीचे हमें चाहिए, और दैट इज़ द व्हाट डिटरमिन्स द सक्सेस। अगर आपकी आईवीएफ लैब की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सक्सेस बहुत मुश्किल है। तो आपके हिसाब से एक ट्रेन डॉक्टर जो फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की जानकारी अच्छे से रखता हो, और एक अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट, और एक अच्छी लेबोरेटरी, ये तीनों चीज़ें ही पिलर्स हैं। हाँ, मिनिमम है, पर इसके साथ सारा सपोर्टिंग स्टाफ, कोऑर्डिनेटर, नर्सेज, रिसेप्शनिस्ट, काउंसलर्स, एक एंड्रोलॉजिस्ट, आपको पूरा चाहिए। बट दीज 2 टीम्स मेक द कोर, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। मेरी टीम में इस टाइम पे 4 कंसल्टेंट्स हैं गायने के, 4 सीनियर, जिनको एक अभी आज सुबह ही मेरे साथ वो शेयर कर रहे थे कि मैं इस 33 साल में 19 साल मैंने भी दिए हैं। दूसरे डॉक्टर कह रहे थे कि मैंने 23-24 साल दिए हैं। तो तीसरे भी 15-15 साल से 2 और हैं मेरे साथ। तो उस तरह की सपोर्ट, मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को भी मेरे साथ कम से कम 22-23 साल हो गए हैं। तो उस तरह का जो एक्सपीरियंस होता है और एक टीम वर्क है, वो शायद हम उसको किसी चीज़ से नाप नहीं सकते, बट एक्चुअली दैट इज़ व्हाट गिव्स यू सक्सेस। IVF is a classical example on excellent teamwork. A successful IVF program depends on this teamwork. सक्सेसफुल टीम। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ये सुन के कि आपके साथ इतने लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी, मेरा अगला सवाल है कि व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्रा? आप इतने सालों से इतनी सक्सेसफुली IVF प्रोग्राम चला रहे हैं, तो देखिए, आपका सक्सेस का क्या मंत्र है? देखो, सक्सेस मंत्र सबके लिए एक ही होता है। हार्ड वर्क है, मेहनत है, पढ़ाई है, नॉलेज है। बिसाइड्स दैट, जो जिसके लिए मैं कहूँगी कि एक पैशन था मुझे कुछ करने का, और एक पैशन था ऑनेस्टी का, और वो आज भी है। ऑनेस्टी टू माई सेल्फ, ऑनेस्टी टू माई पेशेंट्स, ऑनेस्टी टू माई स्टाफ। कि आज भी अगर मैं किसी चीज़ के लिए अपने सक्सेस रेट्स, तो ठीक है, मैं जो है उसके लिए आई एम वेरी वेरी प्राउड, बट अगर आज भी मैं इस चीज़ के लिए प्राउड फील करती हूँ कि मैंने पेशेंट्स को बहुत ट्रांसपेरेंटली एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड विद देम। और ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनका यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सका किसी भी वजह से, पर आज भी वो पेशेंट रेफ़र करते हैं कि नहीं वहीं जाओ, वहाँ पे जो अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो बच्चा ज़रूर हो जाएगा। तो मुझे अपना सक्सेस का मंत्र बेसिकली एक ऑनेस्ट परसुएंस ऑफ पैशन, आई वुड से, कि मैंने अपने पैशन को बहुत अच्छे से ईमानदारी से फॉलो किया है। प्लस टीम, मेरी टीम, आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ माई टीम। भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो हमेशा मेरे साथ रहा है। और फैमिली की सपोर्ट के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी डॉटर इन लॉ शीतल, सब लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब आपने इतना अपनी स्टोरी के बारे में बताया, तो मैं अब आपकी जर्नी आसान नहीं रही होगी,
तो आईवीएफ शुरू में आप बताते हैं इतना मुश्किल था आईवीएफ करना, तो आप अपने कुछ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस और डिफ़िकल्ट टाइम्स भी शेयर करें हमारे साथ, ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ उनको लर्निंग हो. So we would like to know what were your most difficult or low times while throughout your journey of IVF. बहुत बार ऐसा होता था कि अगर लैब में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो उसकी दीवारों में है, चाहे उसकी एयर क्वालिटी में है, चाहे किसी इक्विपमेंट में है, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है उसको ढूंढने में कि प्रॉब्लम है कहाँ. और कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता था कि समझ नहीं आता था कि क्या हुआ. पेशेंट का जब फेलर होता था तो शुरू में मैं बोलती होती थी कि पेशेंट्स आके जब मेरे पास परेशान होते थे कि हमारा फेलर हो गया, तो मैं कहती थी तुम्हारा तो एक फेलर हुआ, मेरे पास तो महीने में पता नहीं कितने केसेस आते हैं. सक्सेसफुल भी होते हैं, ये नहीं है कि सक्सेस नहीं होते, पर जो फेलर होते हैं वो शायद ज़्यादा एक डॉक्टर को कचोटते हैं अंदर से कि इसका क्यों नहीं हुआ. But I'm very happy that now our success rates are very good, and now we can almost boast के almost जितने लोग हमारे पास आते हैं, तो चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं, बट एक या दो अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट 90% लोग बच्चा तो लेके ही जाते हैं. और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में ये नंबर 100% हो. एक चीज़ जो मैं शेयर कर सकती हूँ कि जब मैं बहुत परेशान हो जाती थी इस सक्सेस के पीछे, या जब प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही होती थी कि क्या हुआ है, तो मैं लैब में जाके बैठ जाती थी, और वहीं से कहीं से मुझे कोई जैसे मैसेज मिलता था कि इस चीज़ को देखो, कहीं ना कहीं वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ से मुझे रास्ता मिल जाता था. ये मैंने काफ़ी बार किया है. जब मैं बहुत परेशान हो जाती थी, जस्ट गो एंड सिट इन लैब. तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी ऑनेस्टी और आपकी परसिवरेंस और इन्हीं चीज़ों ने आपको इतने डिफ़िकल्ट टाइम से हमेशा निकाला है. शुरू का पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि गाइडेंस भी नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं था, सपोर्ट नहीं था. आजकल तो आईवीएफ बहुत आसान हो गया है. उस तरह से कंपनीज की इतनी सपोर्ट है, मीडिया आपके डोर स्टेप पे आ जाता है, इक्विपमेंट सारे डोर स्टेप पे आ जाता है. आपकी जो डिस्पोजेबल्स हैं वो सब बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं. तो वो सब दिक्कतें अब तो नहीं हैं. अब तो बेसिकली और तरह के चैलेंज आ गए हैं. किस तरह के चैलेंजेस आप कहना चाहेंगे? एक तो चैलेंज आजकल कंपटीशन का आ गया है, क्योंकि आईवीएफ इज नाउ लॉट स्ट्रीमलाइंड. तो अब जो कोई अच्छा क्वालिफाइड पर्सन है, अच्छी लैब है, अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, तो दे कैन डिलीवर सक्सेस एज लॉन्ग एज दे वर्क ऑनेस्टली. तो कंपटीशन एक तो बहुत आ गया है. थोड़ी कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बहुत लोग आगे हैं इस लाइन में. और आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी आईवीएफ को नहीं अवेल कर पा रहे. तो डिमांड भी बहुत है, बट कंपटीशन भी काफ़ी आ गया है, और कमर्शलाइजेशन भी हो गई है. जो रिसेंट ये गवर्नमेंट ने एआरटी रेगुलेशन एक्ट निकाला है, आई थिंक उसके कारण काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और आईवीएफ की प्रैक्टिस बहुत स्मूथ और अच्छे से चलेगी. और तो चैलेंज स्टिल टू कीप योर टीम टुगेदर. तो अगेन जब सेटबैक्स तो फिर भी कभी कभी आते हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, उनको प्रॉब्लम ढूंढना, वो चैलेंजेस तो रहते हैं. तो आपको क्या लगता है कि जो ये चैलेंजेस हैं, ये तो कंपटीशन और ये सब तो रहेंगे, तो आपका इसके लिए क्या कहना है कि अगर किसी को एक सक्सेसफुली आईवीएफ करना है इस तरह के कंपटीशन और चैलेंज में, तो आपका उसके लिए क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं शुरू से मैंने एक ही विश्वास किया है, और आज भी यही विश्वास करती हूँ कि आप अपना काम ईमानदारी से और सही तरीके से करते रहे तो आपको डरना नहीं चाहिए. रास्ता बन जाता है, रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं, रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं. बहुत सारी न्यू टेक्निक्स और भी आईवीएफ में आ रही हैं, जैसे पीजीटी तो है ही है, बट इसमें अभी बहुत स्कोप है पीजीटी में, और न्यू टेक्निक्स आ रही हैं वो सब करने का. तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत सारे और प्रोग्राम्स आ रहे हैं.
और देखिए आईवीएफ में अभी और फ्यूचर में क्या क्या है जो पेशेंट्स को और गारंटी से और उम्मीद से सक्सेस दे सकता है। तो आप डॉक्टर साहब जो यंग बडिंग आईवीएफ एक्सपर्ट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज के कंपटीशन में, और उनके लिए आपका उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए मैंने यंग लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए काफ़ी काम किया है एंड हमने अपनी इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था 2010-12 में शायद, और उसके ज़रिए लगभग 20-20 स्टूडेंट्स क्लिनिकल ERT में और 20 स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री में हर साल ट्रेन होते हैं जो नेशनल लेवल पे डिफरेंट IVF सेंटर्स में, और उसकी MIT यूनिवर्सिटी से रिकॉग्निशन है। तो मैंने हमेशा शुरू से ही, जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं भी थे, हमने क्योंकि बहुत सफ़र किया था ट्रेनिंग्स के लिए, तो मुझे बहुत था कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जिसमें यंगस्टर्स को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए। और वो IVF करना बहुत लोग चाहते थे, पर प्रॉपर ट्रेनिंग के अभाव में प्रॉब्लम्स आती थी सबको। तो उस ट्रेनिंग, तो मैं सिर्फ हमेशा ही कहती हूँ IVF करना है तो तरीके से करो, प्रॉपरली करो, प्रॉपर ट्रेन होके करो और पूरी ईमानदारी के साथ करो। पेशेंट्स का ट्रस्ट इस Patient का फील्ड में नहीं जाना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर जिंदल, आज आपके इस सेंटर के 33 साल हो गए हैं, 33 इयर्स इनटू द फील्ड ऑफ IVF। आप अपने सेंटर को और अपने सेंटर का फ्यूचर और अपना फ्यूचर आगे कैसे देखते हैं, आप लोगों को बताएं। देखिए, मैं जो चाहती हूँ कि जो जिस वैल्यूज़, जिन एथिक्स और जिस ऑनेस्टी के साथ हमने काम किया है, मैं चाहती हूँ ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ और ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा और लोगों तक भी पहुँचे। तो अगर भगवान ने चाहा, अपॉर्चुनिटी आई, तो हम एक्सपेंशन का सोचेंगे और सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे सेम क्वालिटी IVF की हम उनको दे पाए जो आज हम अपने सेंटर में दे पा रहे हैं। तो मेरे को एक बहुत मेरी डियर वन हैं जिन्होंने मुझे एक बार कहा था, यू ओ इट टू सोसाइटी। मैं कहती थी मैं सेटिस्फाइड हूँ, बहुत है, जितना कर लिया बहुत है। तो कहती थी, नो, सोसाइटी हैज़ गिवन यू सो मच, you owe it to society to give back. So I still have a lot of productive years, so I hope I'm able to give more and more to the society. थैंक यू सो मच मैम, एंड आवर बेस्ट विशेस आपके साथ सब लोगों की हैं जो आपकी टीम में काम करते हैं। दे आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और हमारे पेशेंट्स का, आपके पेशेंट्स का, देर आर सो मैनी प्राउड्स एंड सो मैनी विशेस विद यू ऑलवेज। May you keep growing and keep motivating so many people. And 33 years of Jindal IVF, congratulations to everyone. Thank you so much. Thank you, Shital. Thank you.